Hello students, welcome in the physics class. Today we will start with the phasor diagram. Actually में ये phasor diagram हमारे पास क्या होती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. So phasor diagram. एक्चुअल में हमारे पास क्या है, इसमें एसी में फेजर डायग्राम पूछी जाती है करंट और वोल्टेज के बीच में, अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज के बीच में. तो पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये फेजर डायग्राम होती क्या है. द डायग्राम विच रिप्रेजेंट्स अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एज रोटेटिंग वेक्टर्स with proper phase angle between them is called phasor diagram. तो हमारे पास जैसे मान लो this is x axis, this one is y axis, that this one is x dash, this one is y dash and this one is origin. करंट और वोल्टेज कोई सा भी आप लोगों के पास that can be expressed in the form of a rotating vector. It means उन वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, फेजर्स. चाहे आप लोगों के पास करंट फेजर बोल देंगे, चाहे हम लोग क्या बोल देंगे, वोल्टेज फेजर. सो यहां पर मान लो हमारे पास एंगल हमेशा हम लोग डिस्क्राइब करते हैं किसकी फॉर्म में, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज. और कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास जब रोटेट करता है देन इट हैव सम एंगुलर वेलोसिटी and the angle standing at the center theta that is given by omega t. Angular frequency आपके पास क्या है, ये ओमेगा. इट इज नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी. तो हम लोगों ने करंट और वोल्टेज इसमें से किसी को भी हम लोगों ने क्या कर दिया, एज अ रोटेटिंग वेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया इस तरीके से. मान लो ये हमारे पास क्या है, दिस वन रिप्रेजेंट्स द वोल्टेज. ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है आपके पास, वोल्टेज. मींस अल्टरनेटिंग वोल्टेज को ही क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है. इट मेक्स एंगल, दिस एंगल दैट इज ओमेगा टी इन टाइम टी. यहां से तो अगर हम लोग यहां पर बात करें, ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, वोल्टेज फेजर और ईएमएफ फेजर विच इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज. इस तरीके से क्या कर रहा है आपके पास, रोटेट कर रहा है. और इसी के साथ अगर मैं करंट को रिप्रेजेंट करूं तो आपके पास ये आ गया, आपके पास लेट द करंट फेजर दैट आल्सो मेक्स एंगल ओमेगा टी इन टाइम टी. सो द लेंथ ऑफ द फेजर्स, ये जो हमारे पास क्या है, इनकी लेंथ है दैट रिप्रेजेंट्स द पीक वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट. एंड the projection drawn on any axis, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दी या फिर इसकी करंट की मैंने कर दी यहाँ पर आपके पास y axis के ऊपर. When the projection is drawn on the vertical axis, then the equation for the EMF or voltage that is written in the form of sine angle. किसकी फॉर्म में लिखेंगे, साइन एंगल. तो ये हमारे पास जो वैल्यू देगा आपके पास, दिस प्रोजेक्शन दैट रिप्रेजेंट्स द इंस्टेंटेनियस वैल्यू. तो ये हमारे पास इतनी आ गई वोल्टेज के बराबर. तो ये वोल्टेज हमारे पास किसके बराबर आ गई, दैट इज E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी. ये है. और अगर मैं बात करूं करंट की यहाँ पर, तो करंट आपके पास ये आ गया, दिस वन इज करंट आपके पास क्या आ गया, I दैट इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी. It means that this projection on the y-axis that represents the instantaneous value, that is the value of the voltage, alternating voltage or alternating current at any instant of time. अब ऐसा नहीं है हमारे पास कि भाई इसी साइड को हम लोग प्रोजेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं. We can also draw the projection on the x-axis. इसके ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हैं. तो यहाँ पर ये जो प्रोजेक्शन है आपके पास कहाँ तक, जो हम लोगों ने ये वोल्टेज की बात कर ली, ये वाली. This projection that represents the instantaneous value of the EMF and it will represent that E is equal to, that is a E naught cos of omega t. मतलब ये किस में फॉर्म करेगा आपके पास, cos में इक्वेशन है. और यहाँ पर ये जो करंट है आपके पास, this projection that represents the value of the current, that is I is equal to I naught cos of omega t. It means हमारे पास when the projection is drawn on the y-axis, then it represents the instantaneous value. When
the EMF or the current that is written in the form of a sine function, and when the projection is drawn on the x-axis, then it represents the instantaneous value of this current or voltage when its equation that is represented in the form of a cosine. तो यही हमारे पास क्या है, दिस डायग्राम इज नोन एज अ फेजर डायग्राम। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया कि देख दोनों के बीच का एंगल है आपके पास, ये प्रोजेक्शन, ये जो एंगल आपके पास आ गया, दिस फेज, ये ओमेगा टी दैट इज नोन एज फेज एट एनी टाइम। अब यहाँ पर फेज डिफरेंस क्या है इनके बीच का, जीरो है, तो इसलिए एक लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया हम लोगों ने। लेकिन अगर मान लो हमारे पास फेज एंगल क्या आता है, अलग अलग आता है, तो हम लोग उसके बीच में क्या लगा देते हैं, एंगल पाई लगा देते हैं, इन विच द वोल्टेज लीड्स और लैग्स बिहाइंड द करंट, वो हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो इस तरह की जब हम लोग डायग्राम बताएंगे जिसमें हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज एज ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एज अ रोटेटिंग वेक्टर्स, then that diagram is known as a phasor diagram। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बाद में आगे चल करके, ठीक है। सो जैसे मान लो हमारे पास ऐसे भी आ सकता है कि जैसे इस तरीके से एक डायग्राम में और बना करके चलता हूं, ये हमारे पास आगे x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, x डैश, दिस इज y डैश। मान लो हमारे पास जो वोल्टेज है वो इस तरीके से, दिस वन दैट इज E नॉट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास। इसका एंगल यहां से आ गया, ये किसके बराबर, दैट इज ओमेगा टी। करंट हमारे पास मान लो ये आ गया, दिस वन। इन वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल अगर मैं बात करूं, ये I नॉट मैंने ले लिया, दिस एंगल दैट इज फाई, कितना एंगल आ गया, फाई, दोनों के बीच। सो दिस इज अ फेज बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, मींस करंट इज लीडिंग द वोल्टेज। देखो आगे चल रहा है आपके पास, इस साइड को ही एंगल बनाते हैं, तो द करंट इज लीडिंग द वोल्टेज, और हम लोग बोल सकते हैं दैट वोल्टेज दैट लैग्स बिहाइंड द करंट, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। तो मैं यहां से अगर इसको लिखूं, ये प्रोजेक्शन आपके पास, दिस वन दैट इज अ, दिस रिप्रेजेंट्स E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमारे पास आ गया, एंगल कितना आ रहा है इसके लिए, ओमेगा टी। और अगर इसकी प्रोजेक्शन मैं ड्रॉ करूं यहां से, ये वाला, सो दिस प्रोजेक्शन दैट रिप्रेजेंट्स I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, क्योंकि एंगल जुड़ गया इसमें कितना, फाइव। सो इट मींस दैट करंट लीड्स द वोल्टेज बाय अ फेज ऑफ अ फाइव एंड बोथ हैव सेम फ्रीक्वेंसी, दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास, सेम है। अल्टरनेटिंग में आपके पास जब हम लोग करंट की बात कर रहे हैं या वोल्टेज की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आता है कि दैट दीज हैव सेम फ्रीक्वेंसी। तो ये जो फेजर है आपके पास, रोटेटिंग वेक्टर है, दीज हैव अ सेम फ्रीक्वेंसी, तो इन्हीं को हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर। तो इस फॉर्म में हम लोग किसको रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज अ फेजर डायग्राम। पहली बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, अब लेकर के चलेंगे, दैट इज अ एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ गया अब हमारे पास, एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। This article is also known as, this is non-inductive circuit, non-inductive सर्किट। इसका रीजन बाद में बताऊंगा मैं कि नॉन इंडक्टिव इसको क्यों बोला जाता है, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। मान लो हमारे पास क्या है कि डाटा a source of alternating EMF is connected to a circuit containing pure resistance R only। हमने क्या कर दिया, लेकर दैट कोई भी आपके पास क्या है, लेट हम लोगों ने मान दिया सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग, सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग EMF or voltage is connected to a circuit, containing रेजिस्टेंस R, मतलब प्योर रेजिस्टेंस आपके पास आ गया, ठीक है, रेजिस्टेंस R ओनली एज शोन इन द फिगर। हमारे पास क्या आ गया, ये हम लोगों ने मान लिया कि कोई एक रेजिस्टेंस है, दिस वन इज द रेजिस्टेंस R,
और सिर्फ रेजिस्टेंस है। यहाँ पर क्या कर दिया हम लोग ने, सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ दैट इज कनेक्टेड टू द रेजिस्टेंस आर। ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करता है, अल्टरनेटिंग। यहाँ बैटरी नहीं लगाएंगे, बैटरी लग गई तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, डीसी हो गई आपके पास। तो मान लो हमारे पास दैट जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ, अल्टरनेटिंग ईएमएफ बोल दो आप लोग, चाहे क्या बोल दो हम लोग का, दैट इज अल्टरनेटिंग वोल्टेज आप लोग बोल दो, ठीक है। अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज रिप्रेजेंटेड एज E that is equal to E naught sin omega t। ये हमारे पास है। If I be the current flowing through the circuit, करंट फ्लो करेगा। If I be the current through the circuit, ये हमने मान लिया। तो हमारे पास कहता है करंट दैट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन द रेजिस्टेंस, मींस ईएमएफ अपॉन द रेजिस्टेंस। तो दिस आई दैट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर, ये वैल्यू रख दी मैंने, साइन ओमेगा टी। दिस इज नंबर 2। अब हमारे पास द करंट विल बी मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब पीक वैल्यू की बात करेंगे हम लोग। द करंट will be maximum that is I is equal to I naught when this sin omega t is equal to 1। जब ये आपके पास 1 आ जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा, क्योंकि करंट की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया यहां से कि दैट दिस 1 रखेंगे हम लोग वैल्यू, देयरफॉर फ्रॉम 2 इस इक्वेशन से अगर देखें हम लोग तो हमारे पास क्या आ गया, दैट आई किसके बराबर हो गया, आई नॉट दैट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर। लेट दिस वन इज इक्वेशन नंबर 3। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 ये ए नॉट अपॉन आर किसके बराबर आ गया, आई नॉट के बराबर हो गया। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 हम लोग क्या लिख सकते हैं कि दैट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। लेट दिस वन इज इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 4 इनको थोड़ा ध्यान से देखें अगर हम लोग। From equation 1 and 4 जहां पर E है वहां पर I है, जहां पर E नॉट है वहां पर I नॉट है, जहां पर sin ओमेगा t है वहां पर sin ओमेगा t है। It means that in AC circuit containing resistance only the current and voltage are in the same phase। किसमें रहेंगे आपके पास, सेम फेज, क्योंकि दोनों का जो फेज है आपके पास वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। सो इन AC circuit containing R only, resistance only, the alternating current or the current and voltage are in same phase। इसमें रहेंगे सेम फेज में। ये आप लोगों ने रिजल्ट बिल्कुल रट लेना है, ये वाला। In AC circuit containing resistance only, current and voltage these are in a same phase, same phase में रहेंगे, मींस फेज डिफरेंस इनके बीच का क्या हो गया, 0 हो गया। मोर ओवर इन दिस केस अगर हम लोग इसको ओहम्स लॉ से कंपेयर करें तो हमारे पास आता है करंट दैट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। यहाँ पर भी क्या आ रहा है, करंट दैट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब आप लोगों के पास की जो रेजिस्टेंस है दैट बिहेव सेम, its behavior is same for both, that is a AC as well as a DC। दोनों के लिए इसका बिहेवियर क्या है, सेम है, मींस इट अपोज AC और DC विद द सेम स्ट्रेंथ, सेम स्ट्रेंथ के साथ इनको क्या करेगा, ये रेजिस्ट करेगा। अब ये चीज हम लोगों ने यहां से सीख ली। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर वेव फॉर्म एंड फेजर, फेजर डायग्राम बनाएंगे हम लोग इसके लिए। तो waveform and phasor for this circuit।
कई बार सिर्फ फेजर पूछा जाता है तो आप लोग ने फेजर ही बनाना है, लेकिन कई बार वेव फॉर्म के साथ में पूछ ली जाती है, इसलिए मैं दोनों बना रहा हूं यहां पर, दैट इज वेव फॉर्म एंड फेजर। यहां पर मैंने ये ले लिया आपके पास, यहां पर मैं बनाऊंगा वेव इस साइड को, और यहां पर मैं बना दूंगा फेजर। इसी को मैं थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस कर रहा हूं, यहां पर मैं बना दूंगा फेजर इसको। इस साइड को हम लोग लेंगे क्या, ई और आई इन दिस डायरेक्शन, ई और आई दोनों ले लिया मैंने यहां पर। इस साइड को फेज लेकर के चलूंगा ओमेगा टी, टाइम नहीं है यहां पर तो टाइम पीरियड नहीं लिखूंगा, मैं बात करूंगा किसकी, दैट इज अ फेज की, ओमेगा टी। ये आपके पास आ गया यहां पर 0। यहां से वेव मैं पहले ई को रिप्रेजेंट करता हूं वोल्टेज, ये है हमारे पास एक साइड, दिस इज एंगल पाई बाय 2, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाय 2 एंड दिस वन इज 2 पाई। ये एंगल कितना आ गया, 2 पाई। अब करंट और वोल्टेज सेम फेज में है तो यहां से करंट मैंने ये रिप्रेजेंट करा है किसको, ई को, और यहां से ये रिप्रेजेंट करेगा आपके पास आई को। बस थोड़ा सा छोटा दिखा दिया मैंने इसको, आई दैट इज करंट, ये करंट आपके पास है। ये एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन हमारे पास। यहां पर क्या करो, कहीं जैसे आप लोग एक लाइन खींच लो, लेकिन यहां पर नहीं खींचनी है आपको, बिल्कुल यहां नहीं खींचनी है, एम्पलीट्यूड के पास नहीं खींचनी है। एम्पलीट्यूड यहां पर आ जाएगा आपके पास, जो कि आपके पास मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां से क्या किया मैंने, एक लाइन यहां से ले ली सीधा डायरेक्ट, ठीक है, और दूसरी लाइन मैंने यहां से ड्रॉ कर ली ये। अब यहां से होते हुए आपके पास पहले एक लाइन खींच दो आप लोग डायरेक्ट, ये फेजर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ये फेजर आपके पास रिप्रेजेंट करेगा किसको, ई नॉट लेंथ से, और ये करंट से रिलेटेड है तो इतना आपके पास किसके बराबर आ गया, दैट इज आई नॉट। ये एंगल आपके पास होंगे कितना, ओमेगा टी किसी इंस्टेंट पे, तो ये बन गया फेजर है। अब ये जो वैल्यू है आपके पास यहां तक, दिस रिप्रेजेंट्स E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये वैल्यू आपके पास रिप्रेजेंट करेंगे किसको, करंट को, दैट इज आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी को, ये और ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, दैट इज अ इंस्टेंटेनियस। ये आ गया आपके पास इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, और ये क्या आ गया, इंस्टेंटेनियस करंट, जब फेज कितना है आपके पास, दैट इज अ ओमेगा टी के बराबर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर दिया, ये वेव फॉर्म भी रिप्रेजेंट कर दिया, और ये आप लोगों ने फेजर भी। कई बार वेव फॉर्म नहीं पूछी जाती है तो आप लोग इसको जैसे मर्जी बना दो, आप लोगों ने ऐसे बना दिया, अगर सिर्फ फेजर पूछा गया है तो ऐसे बना दो आप लोग, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहां से आप लोगों ने ये ई रिप्रेजेंट कर दिया, ई नॉट, और यहां पर आप लोगों के पास क्या गया, दिस इज आई नॉट, ये एंगल आपके पास कितना आ गया, ओमेगा टी। यहां से ड्रॉ कर दो प्रोजेक्शंस, दिस वन, तो ये प्रोजेक्शन आपके पास किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये वाला, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये वाला आपके पास रिप्रेजेंट करेगा आई, दैट इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये भी आपके पास करेंगे, दिस इज अ फेजर डायग्राम। तो ये नहीं पूछा गया तो आप लोग डायरेक्टली ऐसे बना दो, और अगर वेव फॉर्म के साथ में पूछी गई है तो आप लोग इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब दूसरा देखो, यहां से सीख लिया हम लोगों ने कि दैट इन एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली the current and voltage alternating current and alternating voltage are in the same phase, किसमें रहेंगे, सेम फेज में रहेंगे। अब बात करते हैं हम लोग एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली, हमारे पास सिर्फ क्या है, इंडक्टेंस है। एसी सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके पास, एसी सर्किट containing inductance
ऑन, मतलब इंडक्टर लगा है। इंडक्टर मतलब आप लोगों के पास कॉइल की फॉर्म में जो आता है। तो मान लो हमारे पास लेट a source of alternating EMF is connected to a circuit containing pure inductance L only। ये है हमारे पास, जैसा कि ये दिखाया गया है। यहां पर देखते हैं हम लोग, ये लगा दिया मैंने एक इंडक्टर, इस तरीके से। ये इंडक्टर आपके पास जिसकी इंडक्टेंस है L के बराबर, ये हमने यहां पर लगा दिया। अब क्या होगा, मान लो हमारे पास लेट अल्टरनेटिंग EMF is E is equal to E naught sin omega t। Let it be नंबर 1। ध्यान दें, हम लोगों ने वोल्टेज से चलना है और करंट तक पहुंचना है। हम लोगों ने इस तरीके से आर्टिकल को सॉल्व करना है। अब जैसे ही हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज यहां पर अप्लाई की जाएगी, अल्टरनेटिंग करंट आपके पास फ्लो करेगा, दैट इंड्यूसेस एन EMF इन द इंडक्टर, जो कि आपके पास क्या आएगी, विच विल अपोज द चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। तो हमारे पास यहां पर क्या आएगा, दैट इज इंड्यूस्ड EMF, इंड्यूस्ड EMF इन द सर्किट और इन द इंडक्टर और सर्किट is given by E that is equal to minus L di over dt। यह आपके पास। So to maintain the current in the circuit, this EMF जो आपके पास अप्लाइड EMF है, that should be equal and opposite to this one। अगर करंट फ्लो कराना है लगातार, तो आपके पास जो EMF है ये तो आपके पास आ गई अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन ये है अप्लाइड। अगर करंट मेंटेन कराना है तो ये जो EMF है, that should be equal and opposite to this one। So to maintain the current, maintain current in the circuit, this E that should be equal to minus L di over dt, इसी के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या आ गया आपके पास, दैट दिस E that should be equal to L di over dt। और मैं यहां से लिख सकता हूं दैट इज L di over dt that should be equal to E। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ E, E आपके पास कितना है, E नॉट sin ओमेगा t के बराबर है। तो मैं यहां से लिख देता हूं दैट दिस L di over dt that is equal to E naught sin omega t। थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो हमारे पास di over dt की बात करता हूं मैं यहां से, तो दिस di क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने L नीचे डिवाइड कर जाएगा आपके पास, दैट इज E naught upon L sin omega t dt। सो द नेट करंट, ये तो आ गया स्मॉल करंट इन टाइम dt। सो टोटल करंट निकालना है, हम लोगों ने क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, दैट इज E naught upon L sin ओमेगा t dt। अब E naught upon L की तो होगी नहीं आपके पास, में आ गया E naught upon L इंटीग्रेशन ऑफ sin ओमेगा t dt। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा दैट इज माइनस कॉस थीटा, लेकिन आपके पास थीटा की जगह ओमेगा टी है, तो आपके पास नीचे फिर से क्या आएगा, ओमेगा आ जाएगा। उसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो I दैट इज इक्वल टू E नॉट अपॉन L, यहां पर आ गया माइनस दिस इज कॉस ओमेगा टी ओवर ओमेगा। ओमेगा मैं यहां रख लेता हूं, तो मेरे पास आ गया I दैट इज इक्वल टू माइनस E नॉट अपॉन ओमेगा L cos omega t, that this one is number। करंट तक तो पहुंच गए, लेकिन यहां पर हमारे पास देखो पॉजिटिव साइन है, यहां पर आ रहा है नेगेटिव साइन, यहां पर फंक्शन है इसमें साइन में, यहां पर है फंक्शन कॉस में। तो हमने क्या करना है, इसको ऐसे चेंज कर देना है ताकि आपके पास ये माइनस साइन का प्लस बन जाए, और ये जो कॉस फंक्शन है किसमें तब्दील हो जाए, आपके पास कन्वर्ट हो जाए, दैट इज इन अ साइन। तो हमें पता है कि दैट साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा
दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा। यही आता है आपके पास, इसके बराबर आता है कॉस थीटा के बराबर। तो मैंने इसको लिख दिया आई दैट इज इक्वल टू माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन ऑफ दिस इज पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। अब मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे ओमेगा पहले चाहिए यहाँ पर, ओमेगा टी। तो मैं क्या करूँ, साइन यहाँ पर माइनस साइन कॉमन लूँ तो साइन ऑफ माइनस थीटा दैट इज माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा। मैंने लिख दिया यहाँ पर आई दैट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल और यहाँ से आ गया साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। लेट दिस वन बी इक्वेशन नंबर 3। ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 3। फॉर मैक्सिमम करंट, सर्किट में अगर मैक्सिमम करंट हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट फॉर मैक्सिमम करंट दैट इज I इज इक्वल टू आई नॉट। ये पूरा फंक्शन किसके बराबर होना चाहिए, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 दैट शुड बी इक्वल टू 1। सो दिस साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 दैट शुड बी इक्वल टू 1। अगर ये वैल्यू रखेंगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 से हम लोग बात करें तो मेरे पास क्या है, ये तो 1 चला गया, आई किसके बराबर बन गया, आई नॉट दैट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा रुक करके बात करेंगे। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 अगेन फ्रॉम इक्वेशन 3 हमारे पास क्या गया, आई इज इक्वल टू, ये पूरा किसके बराबर बन गया, आई नॉट के बराबर। तो मैं क्या लिख सकता हूं, दैट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। लेट दिस वन इज इक्वेशन नंबर 5। अब कंपेयर करते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर, देखो फंक्शन हमारे पास वैसे बन गया, आई नॉट प्लस में हो गया और ये साइन की फॉर्म में बन गया। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 5 देखो यहाँ पर ई है, वहां पर आई है, यहाँ ई नॉट है, वहां पर आई नॉट है, यहाँ पर साइन है, वहां पर साइन है, लेकिन यहाँ पर ओमेगा टी है और वहां पर ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, मतलब 90 डिग्री कम हो रहा है इसके। सो इट मींस दैट करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय अ फेज एंगल ऑफ पाई बाय 2 और 90 डिग्री। सो इन एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर और इंडक्टेंस ओनली the current lags behind the voltage by a phase angle of pi by 2। या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं that voltage leads the current by a phase angle of pi by 2, मतलब ये pi by 2 एंगल से पीछे है तो इसका मतलब क्या है आपके पास, वोल्टेज pi by 2 एंगल से आगे है। बात तो वही है, एक को पीछे बता दो चाहे दूसरे को क्या बता दो आगे, तो करंट पीछे रहेगा और वोल्टेज क्या रहेगी आगे रहेगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं दैट इन एसी सर्किट containing L only, मतलब इंडक्टेंस ओनली, इंडक्टेंस ओनली, जो क्या होगा आपके पास, करंट लैग्स बिहाइंड, करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाय फेज एंगल पाई बाय 2 और 90 डिग्री। या हम लोग बोल सकते हैं वोल्टेज लीड्स द करंट, और क्या बोल सकते हैं हम लोग, वोल्टेज लीड्स करंट बाय फेज एंगल पाई बाय 2 और 90 डिग्री। तो ये हमारे पास है। कई बार ऐसा बोल दिया जाता है आपके पास कि कोई वोल्टेज जो है V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी दैट इज अप्लाइड टू अ सर्किट कंटेनिंग प्योर इंडक्टेंस L ओनली सो दैट द वोल्टेज लीड्स द करंट बाय अ फेज एंगल पाई बाय 2 और करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय अ फेज एंगल पाई बाय 2 90 डिग्री। तो आप लोग सिंपली यहां से दिखा सकते हो, यही आर्टिकल आप लोगों ने क्या करना है, पूरा का पूरा इसको सॉल्व करना है, तो आप लोग ये चीजें दिखा सकते हो उस केस में। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर वेव फॉर्म एंड फेजर, फेजर और वेव फॉर्म की बात करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पर चलेंगे इसके। सो पहले फेजर और वेव फॉर्म देखते हैं इस केस में।
ईएमएफ हम लोगों ने मानी थी E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। साइन की फॉर्म में ही हम लोगों ने इस फंक्शन को माना है, सारे के सारे को साइन की फॉर्म में माना हुआ है। तो मैं बात करूं अगर यहां पर वेव फॉर्म एंड फेजर डायग्राम, ये यहां पर मैं बना दूंगा वेव फॉर्म और यहां पर मैं बना दूंगा फेजर। इसके फेजर आप लोग अलग से भी बना सकते हो, मैंने बताया था आप लोगों को दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और यहां पर मैंने इस साइड को दे दिया क्या ई और आई, वोल्टेज और करंट। इस साइड को दे दिया मैंने फेज, फेज जो है आपके पास, ये आपके पास आ गया जी। पहले वोल्टेज ही रिप्रेजेंट करनी है, तो हमारे पास ये साइन की फॉर्म में है, तो यहां से चलेगा आपके पास दिस, ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ई को। ये एंगल आपके पास यहां पर कितना π/2, दिस इज पाई, दिस इज 3π/2, और ये आपके पास आ गया 2π। करंट क्योंकि आपके पास 90 डिग्री पीछे रहा है, तो यहां से स्टार्ट करोगे आप लोग इस जगह से, ये 90 डिग्री पीछे रखना है आप लोगों ने इस तरीके से, ऐसे। करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय अ फेज एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो नीचे से स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने यहां से, ये मेरे पास रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, आई हो गया आपके पास। दिस इज अ वेव फॉर्म, करंट लैग्स बिहाइंड, पीछे है, जब ये 0 पर पहुंच गया तो ये 0 से कहीं पीछे है आपके पास। तो यहां पर मैंने क्या कर दिया, एक कोई ये लाइन ड्रॉ कर दी इस तरीके से, इस तरह। अब इन्हीं लाइन से क्या कर दिया मैंने, इसके ऊपर ऐसे डायरेक्टली ले आया मैं इस तरीके से एक, और ये हमारे पास आगे दूसरे, देखो ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको, वोल्टेज को। तो वोल्टेज हमारे पास ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया किसको, ई नॉट, ई नॉट। यहां पर एंगल आपके पास है कितना, ओमेगा टी, देखो ये बना। अब करंट जो है ये पीछे रह रहा है, तो इस साइड को मैं ड्रॉ करूंगा, लेकिन इसके बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर ये वेक्टर आना चाहिए, तो ये मेरे पास आ गया करंट, फेजर करंट। और यहां से ये जो एंगल आपके पास बना, दिस इज 90 डिग्री पीछे की तरफ, ये पीछे वाली डायरेक्शन की तरफ। अब यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, ये जो आपके पास प्रोजेक्शन ड्रॉ की है हम लोगों ने, दैट इज E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये रिप्रेजेंट है, ये प्रोजेक्शन। अब एक प्रोजेक्शन नीचे की तरफ को आ रही है आपके पास, ये वाली, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ध्यान दे, ये आपके पास सिर्फ साइन ओमेगा टी नहीं लिखना है, तब यही आ गया आपके पास, ये क्या गया साइन ओमेगा टी माइनस π/2, तो ये हमारे पास ये प्रोजेक्शन है, ये रिप्रेजेंट करता है। सो दिस वन इज अ फेजर डायग्राम, ये फेजर डायग्राम आ गई, और ये क्या आ गई, वेव फॉर्म आपके पास आ गई। हम लोग अलग से भी फेजर डायग्राम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो अलग से रिप्रेजेंट करना हो, अगर फेजर ही पूछा गया हो आप लोगों से कि फेजर डायग्राम बनाओ, तो आप लोग सिंपली ऐसे लिख सकते हो, ये एक्स एक्सिस आ गई, ये वाई एक्सिस आपके पास आ गई, यहां से आपके पास क्या आ गया, ये दिस वन इज अ वोल्टेज ई नॉट, इसने एंगल बना दिया कितना, ओमेगा टी। इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर आप लोग क्या करोगे, करंट लेकर के चलोगे, पीछे रहेगा आपके पास, दिस इज आई नॉट, और ये एंगल इस साइड को कितना आ गया, 90 डिग्री, लैग्स बिहाइंड, ये पीछे रहेगा आपके पास, ठीक है। और यहां से बनाओगे इस साइड को, तो ये π/2 आगे से होगा। अब यहाँ पर प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दिया आप लोगों ने, एक ये प्रोजेक्शन आ गई और एक ये प्रोजेक्शन आ गई, तो ये रिप्रेजेंट करेंगे किसको, दैट इज E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये आपके पास प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट करेगी I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस π/2, इसको रिप्रेजेंट करें। तो इस तरीके से भी आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर फेजर ड्रॉ कर सकते हो, ये आपके पास क्या जाएगा, ऑरिजिन हो। तो ये हमारे पास होगी फेजर एंड वेव फॉर्म, किस केस में,
व्हेन द एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली, जिसमें आपके पास क्या है दैट करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय अ फेज एंगल ऑफ π/2, और वी कैन सी दैट वोल्टेज लीड्स द करंट बाय अ फेज एंगल ऑफ π/2। अब हम लोग चलते हैं इस इक्वेशन से, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकालेंगे हम लोग। इसको मैं हटा रहा हूं ये फॉर्म को। कंपेयरिंग इक्वेशन 4 विद द ओहम्स लॉ, ये आपके पास कंपेयरिंग इक्वेशन 4 with Ohm's law, that is current is equal to voltage over resistance। अब इस इक्वेशन 4 में देखें, करंट की जगह करंट है, वोल्टेज की जगह वोल्टेज ही है, लेकिन ये क्या है रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब हमारे पास दिस वन ओमेगा एल इज द रेजिस्टेंस offered by the inductor known as inductive reactance। इसको क्या बोलते हैं? known as inductive reactance। ध्यान दें, and denoted by XL। इससे डिनोट, तो ये हमारे पास ओमेगा एल क्या गया रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर, और इसका नाम दे दिया हम लोगों ने क्या इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस ओमेगा एल। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं दैट एक्स एल दैट इज इक्वल टू ओमेगा एल। ठीक है, अब हम लोग बात करें यहां पर कि भाई ये जो आपके पास एक्सएल है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। ओमेगा आपके पास किसके बराबर आता है 2 पाई टी, सो एक्सएल दैट इज इक्वल टू 2 पाई न्यू इनटू एल के बराबर। तो मैं क्या बोल सकता हूं दैट एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। मोर इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, मोर इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस, मतलब मोर इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ द करंट। अब यहां पर वेरिएशन पूछी जाती है किसके बीच में, फ्रीक्वेंसी और इंडक्टिव रिएक्टेंस के बीच में। तो इस साइड को मैंने ये ले लिया इंडक्टिव रिएक्टेंस, इस साइड को ले लिया फ्रीक्वेंसी। चाहे ओमेगा में ले लिया एंगुलर फ्रीक्वेंसी ले लो, चाहे आप लोग दूसरी फ्रीक्वेंसी न्यू ले लो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इट मींस आपके पास इस तरीके से ये वेरिएशन है, ये पूछी जाती है आपके पास वेरिएशन ऑफ दिस इंडक्टिव रिएक्टेंस विद द फ्रीक्वेंसी। अब अगर बात करें हम लोग फॉर डीसी, डीसी के लिए मतलब डायरेक्ट करंट की बात करें, डायरेक्ट करंट की जो फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी दैट इज जीरो, इट मींस दैट एक्सएल दैट इज इक्वल टू जीरो। इट मींस दैट द रिएक्टेंस और द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर टू द डीसी इज अ जीरो। मतलब डीसी को आपके पास ये क्या हो जाएगा, जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है दैट इज इक्वल टू जीरो। इट मींस दैट इंडक्टर दैट एक्ट लाइक एज प्योर कंडक्टर फॉर अ डीसी। जो इंडक्टर है वो आपके पास डीसी के लिए किसकी तरह बिहेव करेगा, लाइक एज अ प्योर कंडक्टर। अब इसके यूनिट निकाल लेते हैं भाई, हमारे पास एक्चुअल में है रेजिस्टेंस, ये इसके यूनिट आप लोगों से पूछ जाए तो डायरेक्टली आप लोगों ने लिख देना है क्या है इसका यूनिट, ओहम है। लेकिन हम लोग यहां से लिखते हैं कि भाई ओहम कैसे आपके पास आता है। हम लोग बात करें यहां से अगर एक्सएल दैट इज इक्वल टू ओमेगा एल के बराबर आ गया। अब ओमेगा की यूनिट आते हैं रेडियन पर सेकंड, तो मैं पर सेकंड ही लेकर के चल रहा हूं, या 2 पाई न्यू एल के बराबर आता है, तो फ्रीक्वेंसी के क्या है पर सेकंड। तो मैंने इसकी यूनिट लिख दी, ये आपके पास आ गया क्या पर सेकंड। पर सेकंड मींस 1/सेकंड, और इसके हैं आपके पास हेनरी। हेनरी आपके पास क्या आता है, दिस इज वोल्ट अपॉन एम्पियर पर सेकंड। ये है इस पर सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट, तो मेरे पास बच गए वोल्ट पर एम्पियर। हमने लिखा था दैट R इज इक्वल टू V अपॉन I, तो यूनिट क्या बनते हैं वोल्ट पर एम्पियर दैट इज इक्वल टू ओहम। तो ये वोल्ट पर एम्पियर आपके पास किसके बराबर आ गया, दैट इज ओहम। इट मींस दैट SI यूनिट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस दैट इज अ ओहम। ठीक है, इसके यूनिट क्या आ गया आपके पास, SI यूनिट
ऑफ एक्स एल इज अ ओहम डिनोटेड बाय ये ओमेगा आपके पास। इस तरीके से हम लोगों ने इसको डिनोट करना। तो ये था हमारे पास एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली। ठीक है, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन इज द एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली। तो मान लो हमारे पास क्या है, कोई सोर्स है हमारे पास, लेट a source of alternating EMF is connected to a circuit containing ideal capacitor of कैपेसिटेंस C। ये है, ठीक है, जैसा कि हमारे पास यहाँ पर दिखाया है। तो मैंने ये मान लिया सर्किट कोई एसी सर्किट, यहाँ पर ये कैपेसिटर हमारे पास जोड़ दिया टू द एसी सोर्स। दिस इज कैपेसिटेंस C हमारे पास, ये कनेक्ट कर दिया हम लोगों ने। अब अगर मैं बात करूं यहां पर कि दैट इज द लेफ्ट द अल्टरनेटिंग EMF is represented as E is equal to E naught sin omega t। Let it be number 1। मान लो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर Q विद द चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, ये हम लोग ने मान लिया। ठीक है, लेट at any instant Q be the charge on the plates of the capacitor। So therefore the potential difference between the plates of the capacitor, potential difference between plates of capacitor, that is V is equal to Q by C। This potential difference that should be equal to the instantaneous value of the alternating voltage। So this V that is equal to E, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट दिस Q by C that is equal to E के बराबर, इसी के बराबर रहेगा, और Q by C that is equal to E naught sin omega t। हम लोग यहां से लिख सकते हैं दैट Q that is equal to C E naught sin omega t। अब हमें चाहिए करंट यहां से, तो मैं क्या करूं, इसको डिफरेंशिएट करूं, क्योंकि करंट आपके पास क्या आता है, I is equal to dq over dt। हम लोग वोल्टेज से चले और कहां पर पहुंचना है, करंट तक हम लोगों ने पहुंचना है। तो मैं यहां पर निकाल के चलूंगा क्या, करंट की वैल्यू। सो I is equal to this is d over dt of C E naught sin omega t। इसको डिफरेंशिएट करें अगर हम लोग, तो ये C E naught तो हमारे पास आ गया बाहर, डिफरेंशिएशन बच गई सिर्फ किसकी, दैट इज अ sin omega t। साइन की डिफरेंशिएशन दैट इज कॉस, लेकिन ओमेगा टी की फिर से करेंगे तो कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा आ जाएगा। तो ओमेगा मैं पहले दे रहा हूं, ओमेगा सी ई नॉट, दिस इज कॉस ओमेगा टी। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं दैट दिस आई दैट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। इस ओमेगा सी को लिख दिया मैंने 1 अपॉन ओमेगा सी, एंड दिस इज कॉस ओमेगा टी। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। चलो कोई दिक्कत नहीं, मान लो। अब 1 और 2 को देखें, देखो यहाँ पर E है तो यहाँ पर I है, लेकिन यहाँ पर फंक्शन में थोड़ी सी गड़बड़ है। ये साइन में है, ये कॉस में है, तो इसको भी किस में चेंज कर दो, साइन में। हमारे पास पॉजिटिव साइन ही रहना चाहिए। तो हमें पता है दैट साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। अब यहां से देखें तो हमारे पास क्या है, दिस I दैट इज इक्वल टू E नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी साइन ऑफ
पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, ये है हमारे पास। अब साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, सो आई कैन राइट ऑन दिस वन, दैट इज I is equal to E naught upon 1 upon omega c sin of omega t plus pi by 2, that this one is equation number 3। अब फिर से हमारे पास क्या है, फॉर मैक्सिमम करंट, फॉर मैक्सिमम करंट मैक्सिमम करंट के लिए क्या होना चाहिए, दैट इज I is equal to I naught, this sine of omega t plus pi by 2 that should be equal to 1, ये 1 हो गया। तो हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 3 से देखें अगर हम लोग, तो क्या आ गया, दैट दिस I किसके बराबर हो गया, I naught, और ये आपके पास आ गया E naught upon 1 upon omega c, let this one is equation number 4। So now from equation 3, इस थर्ड से देखें अगर हम लोग, तो I किसके बराबर आ गया, दैट इज ये पूरा E naught upon 1 upon omega c, ये किसके बराबर हो गया, I naught के बराबर, I naught sin of omega t plus pi by 2, let this one is equation number 5। अब हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, ये 1 है आपके पास, t is equal to E naught sin omega t, और ये कौन सी है, फिफ्थ है, I is equal to I naught sin omega t plus pi by 2। तो यहाँ पर देखें बाकी सारी चीजें सेम है, यहाँ पर एंगल ओमेगा टी है, यहाँ पर क्या है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, इट मींस ये पाई बाई 2 एंगल से आगे है, करंट जो है दैट लीड्स द वोल्टेज बाय अ फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं दैट वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट बाय अ फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 5 इन दोनों में से देखें, सो द एसी सर्किट कंटेनिंग, कौन सा आपके पास, एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली, जिस सर्किट में सिर्फ और सिर्फ क्या आ गया आपके पास, कैपेसिटेंस ओनली, उसमें क्या होगा, करंट लीड्स द वोल्टेज, करंट लीड्स द वोल्टेज बाय a phase angle of pi by 2 और 90 डिग्री, या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं दैट वोल्टेज लैग, अगर करंट लीड कर रहा है तो वोल्टेज क्या हो रही है, लैग्स बिहाइंड, और वी कैन सी दैट वोल्टेज लैग्स बिहाइंड, लैग्स बिहाइंड द करंट बाय फेज एंगल पाई बाई 90 डिग्री। तो ये हमारे पास, तो यहां पर भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि दैट अ वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज V is equal to V naught sin omega t is applied across a circuit containing capacitance C only, show that the current leads the voltage by a phase angle of pi by 2 और voltage lags behind the current by a phase angle of pi by 2। तो भी आप लोगों ने यही चीज क्या करनी है, यहाँ पर रिप्रेजेंट करनी है, इसी को आप लोगों ने प्रूव करना है, यहाँ से हमारे पास ये सारी चीजें प्रूव हो। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग किसकी, दैट इज अ वेव फॉर्म एंड अ फेजर। सो इन दिस केस वेव फॉर्म एंड फेजर की बात करूं अगर मैं, तो एंड फेजर डायग्राम, हमारे पास क्या है कि वैसे ही चलेंगे हम लोग, ये हम लोगों ने इस साइड को ले लिया E और I,
इस साइड को फेज ओमेगा टी, ये 0 आ गया, और यहां पर मैं बनाऊंगा फेजर इस तरीके से, दिस इज एक्स, दिस वन इज वाई। अब देखो वेव फॉर्म रिप्रेजेंट करनी है तो वोल्टेज तो यही से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने लिखा है ई नॉट ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो 0 से ही स्टार्ट होगी आपके पास ये वोल्टेज। तो मैंने ये आपके पास वोल्टेज जो है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करती है। दिस वन इज एंगल पाई बाय 2, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाय 2 एंड दिस इज 2 पाई। एक आपके पास क्या है साइकिल कंप्लीट। अब करंट लीड्स द वोल्टेज, इसका मतलब जब ये 0 है तो ये 90 डिग्री आगे होगा, तो 90 डिग्री यहां से आगे कर देना आप लोगों ने इसको ऐसे करंट। इस तरीके से, सो दिस रिप्रेजेंट्स करंट, ये आ गया E और ये हमारे पास क्या गया I आपके पास। दिस लीड्स द वोल्टेज बाय अ फेज एंगल ऑफ पाई बाय 2। अब यहां जैसे अगर मैं क्या करूंगा, एक लाइन ड्रॉ कर लूंगी, ये वेव फॉर्म हो गई हमारे पास, ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है डॉटेड और ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां से मैंने ड्रॉ कर दिया ये फेजर, ये लाइन ड्रॉ कर दी मैंने पहले, एक यहां से और एक ये हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दी इस तरीके से। ये ओरिजिन आपके पास, यहां से मैंने ये रिप्रेजेंट कर दिया क्या, दिस इज वोल्टेज, वोल्टेज फेजर E नॉट। ये एंगल हमारे पास कितना आ गया, दिस इज ओमेगा टी। अब करंट जो है दैट लीड्स द वोल्टेज बाय अ फेज एंगल ऑफ पाई बाय 2, तो इससे आगे करना आप लोगों ने, आगे इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना दो आप लोग, तो ये रिप्रेजेंट करेगा आपके पास किसको, I नॉट, I नॉट। ठीक है, अब इनके बीच का जो एंगल है, ये वाला एंगल दैट इज 90 डिग्री, ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री का, तो ये हमारे पास क्या है फेज है। अब इतना हमारे पास ये जो है कहां तक, ये पूरा, मैं यहां से यहां तक की बात करूं, सो दिस रिप्रेजेंट्स E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, और ये आपके पास क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला दिस रिप्रेजेंट्स I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ये हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये फेजर डायग्राम। अगर आप लोगों ने अलग से बनानी हो फेजर डायग्राम तो आप लोग ऐसे भी बना सकते हो। ये आपके पास क्या है एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये आपके पास ओरिजिन, ये आप लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया E नॉट। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना आप लोगों ने कौन सा, ये इसके ऊपर I, दिस एंगल दैट इज ओमेगा टी, और ये एंगल आपके पास आ गया 90 डिग्री। यहां से आप लोग प्रोजेक्शंस ड्रॉ कर रहे, सो दिस रिप्रेजेंट्स, ये आपके पास किसके बराबर आ गए, ये करंट के बराबर है, ये प्रोजेक्शन हमारे पास किसके बराबर आ गई, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, ये वाली, और यहां से ये प्रोजेक्शन किसके बराबर आ गई, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 के बराबर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गई फेजर। अगर अलग से पूछी गई हो तो ऐसे बना सकते हो, वेव फॉर्म के साथ पूछी गई है तो इस तरीके से आप लोगों ने ये बना दिया। अब यहां से हम लोग इसके ऊपर चलते हैं, आप कंपेयरिंग दिस इक्वेशन नंबर 4 विद द ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ के साथ इसको कंपेयर करें। कंपेयरिंग इक्वेशन 4 with Ohm's law। Ohm's law में क्या बोला गया था, that is current is equal to voltage upon resistance, ये बात की थी। तो यहां पर देखिए करंट की जगह करंट है, वोल्टेज की जगह वोल्टेज है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा रेजिस्टेंस। सो देयरफॉर हियर 1 upon omega c represents the resistance offered by capacitor।
कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ध्यान दें, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये रिप्रेजेंट करेगा किसको? कैपेसिटिव रिएक्टेंस है तो रेजिस्टेंस ही, लेकिन नाम क्या देंगे हम लोग ने इसका? कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिनोटेड बाय XC, C लगा के रखें। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस दैट XC दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C। अब ओमेगा क्या है आपके पास? दैट इज इक्वल टू 2 पाई न्यू के बराबर है। सो मैं यहां पर लिख सकता हूं दैट दिस वन XC दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई न्यू C। और हम लोग क्या बोल सकते हैं दैट दिस XC दैट वेरीज इनवर्सली एज फ्रीक्वेंसी, वेरीज इनवर्सली एज फ्रीक्वेंसी। ओमेगा के भी आपके पास इनवर्सली है और इसके भी इनवर्सली है। अगर हम लोग यहाँ पर ये ग्राफ ना चले वेरिएशन शो करते हैं इसकी, हम लोग इसके साथ XC की फ्रीक्वेंसी के साथ पूछी जाती है ओमेगा और म्यू, एंगल फ्रीक्वेंसी बोल दो चाहे आप लोग दूसरी फ्रीक्वेंसी के साथ, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आपके पास ये जो है इस तरीके से दिस वेरिएशन विल बी लाइक दिस, इस तरीके से आप लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है। सो अगर मैं बात करूं यहां पर किसकी? फॉर डीसी, डीसी के लिए दिस न्यू दैट इज इक्वल टू 0, ये 0 हो गया आपके पास, तो इसका मतलब XC दैट इज इनफाइनाइट। सो कैपेसिटर दैट ब्लॉक्स डीसी, डीसी को क्या करेगा? ब्लॉक करेगा। देयरफॉर दिस कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। यूनिट हमारे पास इसके भी क्या आते हैं आपके पास? जो XC के यूनिट है दैट इज आल्सो ओम। ठीक है, डायरेक्टली लिख देने आप लोगों ने कि दैट द यूनिट ऑफ दिस कैपेसिटिव रिएक्टेंस दैट इज आल्सो ओम। निकाल सकते हैं वैसे हम लोग इसको, लेकिन आप लोग डायरेक्टली यहां पर लिख सकते हो दैट द यूनिट दैट इज ओम। ये निकाल के देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमने क्या लिखा दैट XC 1 अपॉन ओमेगा C। अब इसके ओमेगा कहते हैं पर सेकंड की बात कर ली हम लोग, या 2 पाई म्यू C आता है आपके पास, तो मैंने लिख दिया इसके क्या पर सेकंड आपके पास आ गया, तो 1 अपॉन सेकंड मतलब सेकंड। और यहां से कैपेसिटेंस हमने किया था दैट C इज इक्वल टू किसके बराबर? Q बाई V। Q बाई V का मतलब हमारे पास आ गया यहां पर कूलम अपॉन वोल्ट। ठीक है, तो मैंने इसको लिख दिया XC के यूनिट दैट इज अ सेकंड, यहां पर वोल्ट और यहां पर लिख दिया कूलम, कोई दिक्कत नहीं। ये सेकंड, ये वोल्ट, और इसको मैंने क्या लिख दिया? कूलम क्या आता है आपके पास? चार्ज है दैट इज अ करंट इनटू टाइम, इसका मतलब आपके पास एम्पियर सेकंड। इस सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट, तो बच गया आपके पास वोल्ट पर एम्पियर। सो वोल्ट पर एम्पियर दैट इज नोन एज ओम। तो इसके यूनिट भी क्या आ गया आपके पास? दैट इज अ ओम। अब कुल मिलाकर के हम लोगों ने यहां से सीखा क्या? तीनों सर्किट हम लोगों ने कर लिए। देखो प्योर रेजिस्टेंस की बात कर ली हम लोगों ने, प्योर इंडक्टेंस की बात कर ली और प्योर कैपेसिटेंस की बात कर ली। जब तीनों सर्किट को हम लोगों ने अलग अलग जोड़ दिया टू द अल्टरनेटिंग EMF, सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग EMF। पहला आपके पास इन द रेजिस्टेंस सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, करंट एंड वोल्टेज आर इन द सेम फेज। दूसरी बात की हम लोगों ने कौन सा? इन द AC सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली, in that case voltage leads the current by a phase angle of pi by 2, or we can say that current lags behind the voltage by a phase angle of pi by 2। और लास्ट वन किया हम लोगों ने इन द AC सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली, उसमें क्या बोला कि दैट करंट लीड्स द वोल्टेज बाय अ फेज एंगल ऑफ pi by 2, और वी कैन सी दैट द वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट बाय अ फेज एंगल ऑफ pi by 2। और वहीं से हम लोगों ने बात की कि भाई जो रेजिस्टेंस है हमारे पास प्योर रेजिस्टेंस है दैट बिहेव सेम फॉर बोथ, दैट इज AC एज वेल एज DC, इक्वल स्ट्रेंथ के साथ हमको ब्लॉक करेगा। लेकिन इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में आपके पास डिफरेंस आ गया, क्योंकि इंडक्टर आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस आपके पास ऑफर करेगा और कौन सा आपके पास कैपेसिटर जो है कौन सा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। देखो इंडक्टर दैट बिहेव लाइक एज प्योर कंडक्टर फॉर द DC, लेकिन आपके पास जो कैपेसिटर है द कैपेसिटर दैट ब्लॉक DC, वो क्या कर देता है? इसको ब्लॉक कर देता है। इंडक्टर बिल्कुल पास कर देगा इसको अच्छी तरीके से, मतलब कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा प्योर कंडक्टर, लेकिन कैपेसिटर जो है वो DC को क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। तो हमारे
पूछा जाता है, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है दैट कैपेसिटर ब्लॉक डीसी बट इंडक्टर डज नॉट, व्हाई? आप लोगों ने ये रीजन, इसका रीजन पूछा गया है ध्यान से, ठीक है। इसमें क्या बोला गया आपके पास, ये क्वेश्चन बहुत कई बार पूछा जाता है दैट कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी बट इंडक्टर डज नॉट, व्हाई? इसका रीजन देना है, जस्टिफाई करना। हमें पता है दैट XC that is equal to 1 upon omega C that is equal to 1 upon 2 pi nu C and XL inductive reactance that is omega L that is equal to 2 pi nu L. For DC हम लोग बात करें for DC frequency that is equal to 0, therefore XC is equal to infinite and XL is equal to 0. बस हो गया रीजन आपके पास। therefore कैपेसिटर ब्लॉक डीसी क्योंकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा एंड इंडक्टर पासेस इट बिकॉज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड मींस दैट इज द रिएक्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर टू द डीसी दैट इज द 0, ठीक है। तो आज के लिए बेटा आपके पास इतना ही है, इसको अच्छे से रिवाइज करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।